तो क्या तुम भगवान को मार सकते हो? तो जब मैंने मेरी माइथोलॉजी सीरीज चालू करी थी, जो इस चैनल की सबसे हिट सीरीज रही है, चाहे अब चैनल डेड ही क्यों ना हो गया हो, तो मैंने उस सीरीज की शुरुआत करी थी क्रेटोस की कहानी से, एक फिक्शनल कैरेक्टर जिसने अपनी लाइफ में जाने कितने गॉड्स को मारा है। तो ये सवाल तो सबके मन में आया होगा कि कोई गॉड्स को कैसे मार सकता है। तो अगर हम दुनिया भर की कहानियों को देखें तो हर ग्रुप के गॉड्स की कहानी अलग है। जैसे कि नॉर्स गॉड्स इमॉर्टल हैं उनके स्पेशल एप्पल खाने की वजह से, पर उन्हें भी मारा जा सकता है। वहीं कई जगह गॉड्स का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, मतलब कि वो फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने आ सकते हैं, पर उनका असली रूप नेचर में ही खोया हुआ है। अब आगे जाने से पहले अगर मुझसे एक लाइन में पूछो कि इंसान गॉड्स को कैसे मार सकता है, तो ये सोचो कि हमारी बनाई मशीन्स हमें कैसे मार सकती हैं। गुफाओं में रहने वाले आदि मानवों के लिए हम किसी भी गॉड से कम थोड़े हैं। हम चाहे तो अगले 10 मिनट में पूरी अर्थ को उड़ा दें न्यूक से। पर जब हम बुक्स में लिखे गॉड्स की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में गॉड का मतलब ही होता है क्रिएटर और केयर टेकर। क्रिएटर जिसने कॉस्मोस, इस संसार की रचना की, और केयर टेकर जिसने समय और नेचर को बनाया ताकि ये संसार अपने ही अक्ष पर इवॉल्व होता रहे। तो बाय डेफिनेशन गॉड ही इन्फिनिटी है। ऑफ कोर्स कहानियों में हमने सुना है कि गॉड्स एक दूसरे को मार चुके हैं, पर अगर सच देखा जाए तो नॉर्स और ग्रीक को छोड़ के मोस्टली स्टोरीज में किसी भी एक गॉड ने दूसरे गॉड को नहीं मारा है, बल्कि उन्होंने मारा है तो गॉड के फिजिकल एम्बॉडीमेंट को। नहीं समझे तो इसे इस तरह देखो, गॉड एक फोर्स है, ना कि कोई सब्जेक्ट। वो एक स्टोरी है, ना कि कोई कैरेक्टर। वो एक सोल है, ना कि कोई बॉडी। गॉड एक ऐसी क्रिएशन है जो पैदा ही हुई है इमोशन, सोल और थॉट के मिक्स से। उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, पर क्योंकि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो भी एटम्स से बनी है, जिन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं हमारी मशीनों से, तो हम उस चीज पे कैसे भरोसा करें जिसे हम देख ही नहीं सकते। गॉड की कोई लाइट नहीं है, कोई अंधेरा नहीं है, गॉड एग्जिस्ट करके भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसका सॉल्यूशन है कि गॉड अपने फिजिकल एम्बॉडीमेंट बनाते हैं जिससे वो जरूरत के समय लोगों के सामने देख सकें। ये फिजिकल एम्बॉडीमेंट तुम्हारे हमारे जैसे एटम्स से बना होता है। इसमें दैविक शक्तियां होती हैं, पर ये किसी इंसान से ज्यादा इमॉर्टल नहीं है। तो असल में जिन भी कहानियों में गॉड की मौत होती है उसमें गॉड्स के इन फिजिकल वर्जन्स की मौत होती है। तो बाय डेफिनेशन कोई भी इंसान या कोई भी दूसरा गॉड एक गॉड को नहीं मार सकता, क्योंकि जैसा मैंने कहा गॉड एग्जिस्ट ही करता है नॉन फिजिकल प्लेन में थॉट्स की तरह। और हमारे इंसानी संसार में भी कई बार तुमने लोगों को कहते सुना होगा कि कोई मर भी जाए तो क्या, उसके आइडियाज हमेशा जिंदा रहेंगे। तो सवाल वापस वहीं आ जाता है कि अगर हम फ्यूचर में इतने एडवांस भी हो जाएं कि किसी तरह गॉड के फिजिकल रूप को मार दें, तब भी हम गॉड को तो मार ही नहीं पाएंगे। तो मतलब जब तक एग्जिस्टेंस है तब तक गॉड एग्जिस्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि ऐसा मैंने कहाँ पढ़ा था या कहाँ देखा था, पर किसी जगह बोला गया था कि जिस तरह संसार आगे बढ़ रहा है कुछ सैकड़ों सालों में गॉड की मौत हो जाएगी, और गॉड की मौत का कारण होगा इंसानी दिमाग जो सच की खोज में लगा है। तो फिर मैंने इस पे सोचा कि ऐसा क्यों, जिस गॉड को कोई भी अपने हथियारों से नहीं मार सकता उसको इंसान अपने माइंड से कैसे मारेगा? तो उसका जवाब बहुत सिंपल है, जो हमारे आसपास भी है। दुनिया में अभी 4 तरह के इंसान हैं। एक जो गॉड की एग्जिस्टेंस पे बिल्कुल नहीं मानते और मानना भी नहीं चाहते। दूसरे वो जो धर्म पर नहीं मानते लेकिन जानते हैं कि कोई तो पावर है जो हमसे बड़ी है और इन पौराणिक कहानियों में कुछ तो सच्चाई है। तीसरे वो जो धार्मिक हैं, वो गॉड की पूजा करते हैं और गॉड उनकी उम्मीद की तरह है जो कभी नहीं मरेंगे। और आखिरी वो जिन्होंने गॉड को एक कल्ट में बदल दिया है, जो गॉड को इस शिद्दत से फॉलो करते हैं कि वो गॉड की इमेज को अपने अनुसार ढाल चुके हैं और वो लोगों का ब्रेन वॉश करने में उसका यूज करते हैं। पर जैसे जैसे साइंस में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग गॉड के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करने लगे हैं। वो ग्रंथों को सच तो मानते हैं लेकिन वो क्रिएटर वाली कहानी पर भरोसा नहीं करते। और वहीं ये सच सामने आता है कि इंसानी माइंड ही गॉड की मौत का कारण बनेगा। अभी भी नहीं समझे तो तोड़ के समझाता हूँ। हम में से किसी ने गॉड को नहीं देखा, पर हम उस पर भरोसा करते हैं, पर वो भरोसा धीरे धीरे दुनिया से गायब होता जा रहा है। चाहे वो इंसानों की पर्सनल प्रॉब्लम्स में फंसने से हो या उनके दिमाग का हर चीज में लॉजिक ढूंढने से। तो इसी तरह धीरे धीरे सबका भगवान से भरोसा उठता जाएगा, और जब सैकड़ों सालों बाद दुनिया में एक भी इंसान नहीं बचेगा जो धार्मिक हो, जो गॉड पे भरोसा करता हो, जब गॉड नाम का वर्ड ही दुनिया से खत्म हो जाएगा, जब इंसान इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना बंद कर
कर देगा। जब दुनिया में कोई पूजा घर नहीं बचेगा तो गॉड की मौत हो जाएगी, क्योंकि गॉड फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, वो एग्जिस्ट करते हैं अंतर मन में। तो गॉड को मारने का एक ही तरीका है, उसकी एग्जिस्टेंस को भुला देना। अब असली गॉड कौन है, कहाँ है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर द वर्ल्ड गॉड इज डेड। इसी तरह दुनिया के ऑलरेडी कई पौराणिक धर्म खत्म हो चुके हैं और सब डिपेंड करता है कि लोग कब तक इस कॉन्सेप्ट को कैरी कर पाते हैं। तो ये वीडियो किसी को मॉक करने के लिए नहीं है, सबके अपने बिलीव्स हैं, सबका अपना एक सच है। तो तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, हाउ टू किल अ गॉड? तुम भगवान हो। तो मूवीज और रियल लाइफ में हम कई लोगों को देखते हैं जो अपने आप को गॉड कह के बुलाते हैं, पर वो बस उनका अहंकार और चाहत होती है सबसे बड़ा बनने की। लेकिन रियलिटी में वो खुद पर इतना डाउट करते हैं कि वो खुद की पहचान ही भुला देते हैं और दूसरों से बड़ा दिखना ही उन्हें खुशी देता है। पर आज मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, धरती पर रहने वाले उन यूनिक जीवों की जिन्होंने इतने सालों में न जाने क्या क्या अचीव कर लिया सिर्फ अपने दिमाग और विल पावर से। तो जब मैं खुद को देखता हूँ तो मुझे वो इंसान दिखता है जो लाइफ की छोटी छोटी खुशी को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। पर जब मैं हर इंसान के बारे में सोचता हूँ तो मुझे दिखता है ये यूनिक ग्रुप जो इस सोलर सिस्टम में रह रहा है, जो अपनी रोज की लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश तो कर ही रहा है, लेकिन साथ में कोशिश कर रहा है अपने हर सवालों का जवाब पाने की। तो जब तुम सोचो कि धरती के इतने जीवों में बस इंसानों को ये एबिलिटी क्यों दी, तो ख्याल आता है कि हम एक तरह से यूनिवर्स की क्रिएशन है। इसको खुद समझने के लिए यूनिवर्स एक पहेली की तरह है और हम धीरे धीरे उस पहेली को सुलझाते जा रहे हैं। और यही हमारा मेन टास्क है इस जीवन में। हम उस यूनिवर्स का हिस्सा हैं जो एक नजर में तो अंधेरे से भरा अकेला खाली सा दिखता है, पर वो बस चलता है हमारे जरिए अपने अंदर छुपे कई राजों को बाहर लाने के लिए। और तो और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सेम मिट्टी से बने, सेम नेचर के पाले हुए, और धरती का हर जीव किसी न किसी तरीके से हमें जिंदा रखे हुए है। जब तक हम जीने का कोई और तरीका नहीं ढूंढ लेते, हम सेम आसमान शेयर करते हैं तो सेम नेचर भी, और हम सेम रेस में भी लगे हुए हैं खुद को समझने की, चाहे वो हमारी जिंदगी को समझना हो या मौत को। तो मैंने तुम्हें इतना बताया कि कैसे हम सब एक ही सिंगल कनेक्शन बॉन्ड से बने स्पेशल क्रीचर्स हैं, पर अभी तक तो मैं यही बताए जा रहा हूँ कि इंसान स्पेशल है, पर हम गॉड कैसे हुए? तो मैंने बताया था कि कैसे हम सब कनेक्टेड हैं, बिल्कुल एक म्यूजिक की तरह, कि कैसे यूनिवर्स में हर चीज जो होती है और हर लाइफ फॉर्म जो एग्जिस्ट करती है वो एक बैलेंस लाने के लिए करती है। बेसिकली किसी जगह मैंने पढ़ा था कि इंसान तू दुखी क्यों होता है, कि इतने बड़े ब्रह्मांड में तू छोटा सा है। ये ब्रह्मांड और तू कोई अलग अलग ताल थोड़ी है, तू इसी ब्रह्मांड का एक अंश है, एक हिस्सा है, और ये ब्रह्मांड एक जीता जागता अनंत है। असल में इसका कहना था कि जैसे हर प्लेनेट यूनिवर्स का पार्ट है, वैसे ही हम भी यूनिवर्स का पार्ट हैं। हम और कुछ नहीं बल्कि अपने आप को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक वर्ड है पैंथेइज्म। इसका मतलब होता है कि यूनिवर्स कुछ नहीं, गॉड की एक मैनिफेस्टेशन है। यूनिवर्स खुद एक जीता जागता गॉड है, और क्योंकि हम यूनिवर्स का पार्ट है तो हम सब भी गॉड्स हुए। पूरी एग्जिस्टेंस और कुछ नहीं पर एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल बॉडी जिसके कई सारे पार्ट्स परफेक्ट हार्मोनी में काम करते हैं इसे टाइम में आगे बढ़ाते रहने के लिए। और हम कुछ नहीं, इसी दैविक गॉडली एग्जिस्टेंस के पार्ट हैं। मतलब हम खुद भी दैविक गॉड्स हैं जो खुद की ही बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे हैं इसे और स्पेशल बनाने में। पर ये मानना है पैंथेइज्म का, और अगर देखा जाए तो हिंदुइज्म में भी ये माना जाता है कि हर चीज के अंदर भगवान बसता है, चाहे वो जीवित हो या नहीं। पर अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस फिलॉसफी पे यकीन करते हो। क्या अगर हमारी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो जाए तो अभी गवर्नमेंट ने कंफर्मेशन की कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, और इंडिया के सक्सेसफुल स्पेस मिशंस के बाद एक सवाल दिमाग में आता है कि हमने मूवीज में बहुत देखा है कि एलियंस अर्थ पे अटैक करेंगे, लेकिन क्यों? एलियंस अगर इतने एडवांस है कि वो स्पेस ट्रेवल कर सकते हैं, तो वो इतना लंबा ट्रेवल करके अर्थ पर अटैक क्यों करेंगे, जहाँ के ह्यूमंस ना उनके जितने स्मार्ट हैं ना ही उनके जितने पावरफुल। ना तो हमारा टेक उनके मुकाबले का है, और हम तो आपस में ही लड़ लड़ के मरते रहते हैं। Oh, I understand. On this planet, there are people who are men and people who are women,
and people who are mentally ill. तो एलियंस ह्यूमंस को स्टडी करना चाहेंगे, या क्या पता वो कर भी रहे हो ऑलरेडी। ना, ये ह्यूमन नेचर है कि कोई भी नई जगह मिले उसे ताकत के जरिए छीन लो। लेकिन फिर भी ह्यूमंस के पास एक चीज ऐसी है जिसकी वजह से हम मोस्ट सिचुएशंस में सरवाइव कर सकते हैं, और वो है नॉलेज की भूख। ह्यूमन माइंड जिज्ञासा से भरा होता है। हमने ये इतनी इन्वेंशंस बस इसलिए नहीं की कि हम स्मार्ट थे, पर इसलिए क्योंकि हमारा माइंड हमेशा कुछ नया जानना चाहता है, कुछ नया ढूंढना चाहता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक कहानी से देता हूँ। तो इस कहानी में कई सैकड़ों इंसान अचानक से किसी और डायमेंशंस में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ऐसा डायमेंशन जहाँ पे वहाँ के क्रीचर्स अलग अलग छोटे छोटे प्लैनेट्स पे रहते थे। वहाँ ह्यूमन प्रजाति थी ही नहीं, वहाँ हर प्लैनेट पे अलग अलग तरह के क्रीचर्स रहते थे। उनकी भाषा अलग थी और उनके रहने का तरीका भी अलग था, पर उन सब पर राज करता था एक एम्पायर जिसने इंग्लिश जैसे ही एक स्पेशल लैंग्वेज बना रखी थी, जिसके जरिए ये सारे प्लैनेट्स और लोग कनेक्टेड थे। पर ये सारी जो प्रजाति थी ये सोशल नहीं थी, वो स्मार्ट थी, उनके पास एडवांस टेक था, वो हर चीज में इंसानों से आगे थी। तो जब एम्पायर ने उन कुछ सैकड़ों इंसानों को देखा तो उनकी रिसर्च से उन्होंने पता लगाया कि ये कमजोर इंसान कहीं से भी उनके लिए खतरनाक नहीं है। तो एम्पायर ने उन्हें अपनी मेन भाषा समझाकर काम पर लगा दिया कि तुम ये छोटे मोटे काम करो और इसके बदले तुम्हें मिलेगा खाना और रहने का घर। पर इंसान इस चीज के लिए राजी हो गए, पर क्योंकि इंसान सोशल होते हैं तो वो क्यूरियस होते हैं, तो जहाँ भी काम करते वहाँ के जो क्रीचर्स थे उनसे बातें करने की कोशिश करते, जो उनकी मदर लैंग्वेज है वो सीखने की कोशिश करते, और बदले में उन्हें अपनी इंसानी गेम्स वगैरह सिखा देते। धीरे धीरे इंसानों के चलते पूरी कॉलोनी सोशल होने लगी। पर एम्पायर के लिए इंसान अभी भी कमजोर थे जिनसे उन्हें कोई खतरा नहीं था। पर जैसे जैसे उन कॉलोनीज पे इंसानी सोशल लाइफ का इफेक्ट पड़ने लगा, उन्हें रियलाइज होने लगा कि एम्पायर बस उनका फायदा उठाता है ताकि वो खुद राज कर सके। तो उन्होंने एम्पायर को ही ओवरथ्रो कर दिया और उनकी मेन लैंग्वेज को भी। पर उन्हें अपना घर तो चलाना था, तो उन प्लैनेट्स के बीच में अगर कोई कनेक्शन बचा था तो वो था इंसानों का कनेक्शन। अब क्योंकि इंसान हर प्लैनेट के क्रीचर से फ्रेंडली थे और उनकी लैंग्वेज भी जानते थे, मतलब व्यापार और काम हर चीज के लिए इंसान परफेक्ट थे। और एम्पायर के ना होने पर भी एक नया एम्पायर बन गया इंसानों का, और ये ऐसा एम्पायर था जहां उन पे सबको भरोसा था। तो इस कहानी को सुनाया गया था ये बताने के लिए कि इंसान एक सर्वाइवल प्रजाति है। हम इवॉल्व चाहे स्लो हो, लेकिन हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए और नई नई चीजों की खोज करने के लिए। तो अगर कभी अर्थ तबाह होती है, और जिस तरह स्पेस ट्रैवल अभी इजी बन गया है और कई स्पेस स्टेशन अर्थ पर बन रहे हैं, तो स्पेस में जाने को तो हम में से कई लोग सरवाइव कर जाएंगे। और क्योंकि एलियंस के होने की रियलिटी अब कंफर्म कर दी गई है, तो अर्थ की तबाही इजीली किसी स्पेस वासी का ध्यान जरूर खींचेगी, और उस हालत में भी इंसान किसी न किसी तरह सरवाइव करने का तरीका ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि हम ही ऐसे जीव हैं अर्थ पे जो गुफाओं में रहने से लेके चालू हुए थे और अभी भी रुक नहीं रहे हैं अपनी लाइफ को इजी बनाने के तरीके ढूंढते ढूंढते। लेकिन इस पूरी इंफॉर्मेशन में टिकटॉक और रील्स बनाने वाली जनता शामिल नहीं है। बाकी तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें क्या लगता है कि क्या एलियंस इतने बड़े कॉस्मोस में एग्जिस्ट करते हैं, और क्या ह्यूमन लाइफ अर्थ के एंड के बाद भी एग्जिस्ट कर सकती है? कमेंट्स में जरूर बताना। व्हाट इफ तुम आज से 1 बिलियन सालों बाद टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में चले गए? तो साई-फाई स्टोरीज में कोई चीज सबसे ज्यादा यूज होती आ रही है दशकों से, तो वो है टाइम ट्रेवल। अब वैसे टाइम ट्रेवल को लेके मेरा मानना है कि अगर ये पॉसिबल होता भी, तब भी हम पास्ट में जा सकते हैं, फ्यूचर में नहीं, क्योंकि टाइम किसी ऐसी नदी की तरह नहीं है जिसके दोनों एंड्स पहले से डिसाइडेड हैं। हमारी हिस्ट्री हमारे हाथों लिखी जा चुकी है, लेकिन हमारा फ्यूचर अभी भी डिसाइडेड नहीं है। हम कौन सी चॉइस चूज करते हैं उसके हिसाब से हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। कल को अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो कई देश खत्म हो जाएंगे, या फिर वार को ही बैन कर दें सब लोग मिलके, तो भविष्य किसी भी तरफ जा सकता है। तो तुम अनसर्टेनिटी की तरफ तो ट्रेवल कर ही नहीं सकते। पर आज के टॉपिक के लिए हम मान लेते हैं कि फ्यूचर अनसर्टेन नहीं है और हम 1 बिलियन साल बाद ट्रेवल कर सकते हैं, और ये भी मान लेते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम, स्पेशली हमारी अर्थ अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो 1 बिलियन जाने से पहले हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन की, क्योंकि कई लोगों का पहला सवाल ही यही होगा कि ह्यूमन स्पीशीज इतने सालों तक जिंदा ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम ससुर
दूसरे तो कोविड-19 के टाइम में भी सरवाइव करने के लिए रो रहे थे। पर मैं अपने एलियंस वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ह्यूमंस सर्वाइवर स्पेसीज हैं। हमने हमारे जीवन के स्टार्ट से स्लो ही सही लेकिन कई ऐसे बदलावों को सरवाइव किया है जिसे सरवाइव करना नामुमकिन लगता है। हम हर बार अपने कई साथियों को खो देंगे, पर ह्यूमन स्पेसीज को एक साथ खत्म करने के लिए पूरे प्लेनेट को खत्म करना होगा। हम लास्ट 200 सालों में टेक्नोलॉजी को कहां से कहां ले आए हैं। पर हम बात कर रहे थे टाइम ट्रेवल की, तो फर्स्ट स्टेप जो बड़ा चेंज आएगा फ्यूचर से, जिसके लिए कोई भी टाइम ट्रेवलर तैयार नहीं होगा, वो है लैंग्वेज का। ह्यूमन लैंग्वेज समय के साथ बदलती रहती है। दुनिया भर में हजारों लैंग्वेज बोली जाती हैं, पर अगर तुम देखोगे तो पिछले कई सालों में कई लैंग्वेज खो गई हैं, क्योंकि आने वाली जनरेशन बस 2 लैंग्वेज पर फोकस करती है। एक जो पूरे अर्थ पे बोली जाए यानी इंग्लिश, और एक उसके कंट्री में मेन लैंग्वेज, क्योंकि अभी लैंग्वेजेस का यूनिफिकेशन हो रहा है जिससे हर कोई आपस में बात कर सके किसी भी रीजंस के लिए। तो कई हजारों साल बाद इंग्लिश, हिंदी, मैंडरिन, ये सारी जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड की, ये भी ना के बराबर हो जाएंगी। बल्कि कोई नई ही लैंग्वेज होगी जो इजी हो और जिसे पूरी दुनिया का हर बंदा जानता हो, क्योंकि जितनी दुनिया करीब आएगी लैंग्वेज बैरियर उतना ही खत्म होता जाएगा। और प्रोबेबली इंग्लिश भी सरवाइव नहीं करेगी, बस कुछ वर्ड्स करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी बहुत फ्लॉज हैं एज लैंग्वेज। सेकंड बड़ा जो स्टेप होगा फ्यूचर में वो है क्लाइमेट चेंज। जब मैंने बोला कि इस आर्गुमेंट के लिए हम अर्थ को जिंदा रखने वाले हैं, मतलब ह्यूमंस ने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज ज्यादा कर दिया है और ग्लोबल पॉल्यूशन कम हो गया है, जिससे क्लाइमेट हेल्दी है। पर हेल्दी क्लाइमेट तो केवमैन के टाइम भी था। स्टिल एक चीज जो अर्थ ने कई हजार सालों से नहीं सही है वो आएगी, यानी कि क्लाइमेट शिफ्ट। जब कुछ टाइम के लिए अर्थ इतनी हॉट हो जाएगी कि ह्यूमंस घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे, और उसके बाद अचानक आने वाली आइस एज, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट होगा ह्यूमन टेक्नोलॉजी पे और ह्यूमंस पे, क्योंकि इस पीरियड में जो भी न्यू जनरेशन पैदा होगी वो इस क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग इवॉल्व होगी, जैसे हर जीव होता है सर्वाइवल के लिए। और इसी टाइम में एक और चीज हो सकती है जो आज से 8 लाख साल पहले हुई थी, वो है अर्थ के मैग्नेटिक पोल शिफ्ट। पर ये इतना स्लो होता है कि किसी को उतना कुछ पता ही नहीं चलेगा। छोटे मोटे नेचुरल चेंजेस की तरफ, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जगह बदल जाना। पर अब तक ह्यूमन क्लाइमेट, अर्थक्वेक और भी जितने डिजास्टर हैं उनसे सरवाइव करना सीख चुके हैं। वर्ल्ड रेवोल्यूशन आ चुका है जिससे कंट्रीज अब कोई दुश्मनी के बीच नहीं जी रही हैं। लेकिन एस्टेरॉइड क्रैश और सुनामी जैसे डिजास्टर ने ऑलरेडी अर्थ की बहुत पॉपुलेशन को खत्म कर दिया होगा, और लाइफ को सस्टेन करने के लिए पॉपुलेशन पर कंट्रोल भी लगा दिया होगा, क्योंकि चाहे नए फूड की सोर्सेज अवेलेबल हो, पर फिर भी कम माउथ्स को खिलाना ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर तुम्हारे मन में भी कभी ये सवाल आया है कि क्या हो अगर फूड की कमी हो जाए, तो मैं रेकमेंड करता हूँ एक मूवी व्हाट हैपेंड टू मंडे। इस मूवी में यही बताया जाता है कि कैसे गवर्नमेंट अपने डार्क निर्दयी तरीके से इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढती है। और अगर तुम्हें जानना है कि टिकटॉक वाली जनता अगर दुनिया चलाने लग गई तो क्या होगा, क्योंकि जैसे हम अमेरिका को देख रहे हैं तो एक मूवी है इसी टॉपिक पे, वो सच होते दिख रही है, जिसका नाम है इडियोक्रेसी। इसमें 2 बंदे फ्यूचर में ट्रेवल करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि बेवकूफों की वजह से दुनिया का क्या हाल हो गया है। खैर हम वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, क्योंकि अब ह्यूमैनिटी एक बड़ा स्टेप लेने वाली है, क्योंकि हम 1 बिलियन के पास जाते जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि एलियंस से हमारा कभी कांटेक्ट हुआ ही नहीं, और हुआ भी तो कोई इतना भाई बंधु वाला प्यार नहीं था, तो उनको फ्यूचर से ही हटा देते हैं। तो ह्यूमंस खुद, क्योंकि अर्थ अब उतनी परफेक्ट जगह नहीं है, वो स्पेस में अलग अलग प्लैनेट्स ढूंढ के उन पे रहने लग गया है। अर्थ अब उन ह्यूमंस के लिए है जो मार्स पर बंगला नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन सोलर सिस्टम और रहने के एनवायरनमेंट में इतने चेंज के चलते अब ह्यूमंस इवॉल्व कर चुके होंगे। उतने ज्यादा भी नहीं, लेकिन जैसे हमारी स्किन का चेंज हो जाना, हमारे जेनेटिक्स बदल जाना, और हमारे बेसिक जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से डिफरेंटली अडॉप्ट हो गए हों। तो अब ह्यूमंस आपस में स्किन कलर से नहीं, पर वो किस प्लैनेट के किस एनवायरनमेंट में इवॉल्व हुए हैं उससे डिफरेंट होंगे। और कई स्पेस कोलाइजन के चलते जैसे अर्थ की प्लेट शिफ्ट हो चुकी होंगी, वैसे ही सोलर सिस्टम भी बहुत डिफरेंट हो चुका होगा। तो जब तुम अपने 1 बिलियन ईयर बाद अराइव करोगे तो अर्थ पे बड़ी बिल्डिंग्स और नॉर्मल सिविलाइजेशन नहीं मिलेंगी। सूरज की लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से अर्थ पर एक नया सिस्टम बन चुका है, जहां ह्यूमन सिटीज ग्लास बॉल के अंदर रहती हैं। नेचुरल फूड अब
ना के बराबर है। अर्थ से लोग अब बस दूसरे प्लेनेट पे शिफ्ट होना चाहते हैं। बर्थ रेट्स लो होंगी और डेथ रेट भी, क्योंकि अब एवरेज ह्यूमन एज मशीन से बढ़ा दी जाएंगी। पानी प्लेनेट अर्थ पे नेचुरली मिलेगा ही नहीं और अर्थ एक तरह से वो वेस्ट लैंड होगी जहाँ लास्ट नॉर्मल ह्यूमंस रिजाइड करेंगे। लेकिन एनवायरमेंटल चेंजेस के चलते वो भी बहुत ज्यादा इवॉल्व कर चुके होंगे और इसी वजह से हमारी ओल्ड बॉडी, हमारी ओल्ड लैंग्वेज और हमारी ओल्ड हेल्थ सरवाइव ही नहीं कर पाएगी इस फ्यूचर में। या तो हम कुछ टाइम में ही लम्हा और डेड हो जाएंगे या फिर रिसर्च और डेवलपमेंट में खींच लिए जाएंगे। आइदर वे अगर फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल भी हुआ तो ज्यादा आगे जाने का कोई फायदा नहीं और अगर जाओ भी तो ज्यादा दिन रुकना नहीं। क्या हो अगर तुम इमॉर्टल यानी अमर हो जाओ तो इमॉर्टेलिटी हर इंसान को मिलेगी, वो अलग टॉपिक है। पर आज का टॉपिक है कि तुम या कोई भी एक इंसान इमॉर्टल हो जाए तो। लेकिन पहले ग्राउंड रूल सेट कर लेते हैं। तो इमॉर्टल होने का मतलब है 30 या 35 के बाद तुम्हारी एज बढ़ना बंद हो जाएगी। तुम कभी मरोगे नहीं और ना ही तुम्हें कोई बीमारी होगी। और जहाँ तक बात रही चोटों की तो दो तरीके हैं, या तो वो वुल्वरीन की तरह रीजनरेट हो जाए या फिर जब तक वो ना चाहे तो दुनिया का कोई भी वेपन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। और इन दोनों ही कंडीशन में हमारी स्टोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक दिन तुम घर से जा रहे थे और एक बड़े से ट्रक ने तुम्हें हिट किया, पर उसी मोमेंट पे तुम्हें पता चला कि जिस एक्सीडेंट से तुम्हारी जान जानी चाहिए थी उससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। तो पहले तुम घबरा जाओगे, समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, पर फिर आएगा टेस्टिंग फेज। इतनी सुपर हीरो मूवीज देखने की वजह से डर डर के ही सही पर तुम टेस्ट करोगे कि तुम्हारे पास क्या क्या पावर्स हैं और फाइनली तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि तुम इमॉर्टल हो। अब यहाँ तुम दो रास्तों में से एक चुनोगे, या तो अपनी इमॉर्टैलिटी का फायदा उठा के क्रिमिनल बन जाओगे या फिर अच्छा काम करने की सोचोगे, जैसे लोगों की जान बचाना। लेकिन दोनों ही तरीकों में तुम कुछ महीने ही सरवाइव करोगे कि उसके पहले गवर्नमेंट तुम्हें उठा लेगी, क्योंकि भले ही तुम इमॉर्टल हो लेकिन सुपर हीरो नहीं हो, तो तुम्हें कैद करना मुश्किल नहीं होगा। अब क्रिमिनल होगे तो जबरदस्ती, और अगर अच्छा रास्ता चुना होगा तो तुम खुद ही खुद को एक्सपेरिमेंट्स के लिए सौंप दोगे कि क्या पता तुम्हारी वजह से किसी और की जानें भी बचाई जा सकें। लेकिन सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद भी गवर्नमेंट को तुमसे कुछ नहीं मिलेगा। तो जब सालों बाद वापस दुनिया के बीच आओगे तो तुम अपने सपने पूरे करने चालू करोगे। अब तुम एक सेलिब्रिटी बन चुके हो, तुम जो चाहो तुम्हें वो मिल सकता है। 50 साल, 100 साल, 200 साल तुम ऐसे से जियोगे, पर फिर लोगों का मन उठ जाएगा तुम पे से और तुम्हारा भी मन उठ जाएगा रोज सेम एक जैसी जिंदगी जीने से। तो अगले 2 से 3,000 साल तुम बिताओगे दुनिया का हर स्किल सीखने से, म्यूजिक से लेके प्लेन चलाने तक। घंटों की प्रैक्टिस के साथ दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो तुम्हें आती नहीं होगी। तुम्हारी नॉलेज सबसे ज्यादा होगी, पास्ट और प्रेजेंट तुम्हें सब पता होगा। इतने सालों में तुम्हारा ब्रेन इतना डेवलप हो चुका होगा कि पूरी दुनिया मिलके तुम्हें वर्ल्ड लीडर बना देगी, क्योंकि तुम्हारे जितना क्वालिफाई कोई होगा ही नहीं। और अगले कई हजार साल तुम स्पेंड करोगे दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने में। तुम्हें कई कड़े फैसले भी लेने होंगे, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हें ये सब करना होगा क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई है ही नहीं। इतने सालों के बीच तुमने कई रिश्ते भी बनाए होंगे, कई पार्टनर रखे होंगे, तुम्हारे बच्चे भी हुए होंगे, पर तुमने उन सबको बूढ़ा होके मरते इतनी बार देख लिया कि तुम्हारी रिलेशनशिप और सेक्सुअल पार्टनर से मन उठ जाएगा। अब तुम्हारी वजह से ह्यूमैनिटी स्पेस एक्सप्लोरेशन में है, क्राइम रेट्स बहुत कम हो चुके हैं। तुमने वेदों और मॉडर्न साइंस के ज्ञान से लोगों की हेल्थ भी अच्छी कर दी है। अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं बची अर्थ पे जो ह्यूमैनिटी को डैमेज कर सके। इवन तुमने ग्रेट साइंटिस्ट के साथ मिलके इंसानियत की गलतियों का पाठ पढ़ाते हुए लोगों को तुमने अर्थ को फिर से एक परफेक्ट प्लेनेट बना दिया है। अब ये नेक्स्ट पार्ट व्हाट इफ में है कि ये हो भी सकता है या नहीं, कि ह्यूमैनिटी के इतना एडवांस होने के बाद फाइनली अदर लाइफ से भी कनेक्शंस बन चुके हैं और अब तुम उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री, उनके कल्चर को स्टडी कर रहे हो। तुमने इंसानों को इवॉल्व होते हुए देखा है उन लाखों सालों में जब तुम प्लेनेट पे थे, पर अब तुम खुद स्पेस एक्सप्लोरेशन पे निकल चुके हो। क्योंकि तुम मारे नहीं जा सकते तो तुम स्टार्स की सरफेस और ब्लैक होल की दूसरी तरफ क्या है ये सब देख सकते हो। तुम ह्यूमैनिटी को बहुत पीछे छोड़ चुके हो। स्पेस के हर नए एरिया में तुम्हारी बॉडी डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हो रही है। तुम कई प्लैनेट्स और स्टार्स को मरते हुए देखते हो और फिर तुम्हें मिलता है वो नॉलेज जो तुम्हें अब तक महसूस नहीं हुआ था, और वो है लाइफ का ओरिजिन, इस पूरे स्पेस और कॉस्मोस का ओरिजिन, कि ये कहां से आया है, इसका क्रिएटर कौन है।
और क्या इसका कोई क्रिएटर है भी या नहीं, और अगर है तो वो क्रिएटर कहाँ से आया या इस अनंत आकाश के पार क्या है। अगर ये सब कॉस्मोस क्रिएटर लाइफ कुछ एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करता। तुम अपनी सोच की क्षमता के ही पार चले गए हो, पर फिर भी तुम मर नहीं रहे। तुम गॉड हो के भी गॉड नहीं हो। तुम कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते, तुम लाइफ क्रिएट नहीं कर सकते। तुम स्पेस में उस कोने में जा चुके हो जहां तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कोई नई लाइफ मिलेगी भी या नहीं, पर तुम्हारी कोई इच्छा भी नहीं है वापस किसी नई लाइफ वाले प्लेनेट पे जाने की, क्योंकि तुम लाखों सालों तक ये सब जी चुके हो और उस अंधेरे स्पेस में बिना किसी सवाल के बचे, बिना किसी आशा के और बिना किसी जिज्ञासा के तुम मौत के लिए तैयार हो, पर वो मौत तुम्हें मिलेगी नहीं। तो इमॉर्टैलिटी का स्टार्ट तुम कहीं से भी करो, लाखों करोड़ों सालों तक जो करना है करो, पर अंत में तुम इसी किनारे पे आ जाओगे। इसीलिए इमॉर्टैलिटी अंत में एक श्राप बन के ही रह जाएगी। पर फिर तुम पूछोगे कि इतने लोग इमॉर्टैलिटी चाहते क्यों हैं? तो मेरे दोस्त, इमॉर्टैलिटी कोई नहीं चाहता। कुछ हजारों और लाखों साल बाद सब गिव अप कर देंगे। अगर हमें तुम्हें कुछ चाहिए तो वो है इनर इमॉर्टैलिटी, जो चीज वैम्पायर्स के पास होती है, यानी हम कभी बुढ़े ना हो, हम एटलीस्ट 500-600 साल जिए, हमें कोई बीमारी ना हो और हमें कोई दर्द ना पहुंचा सके, और हम लाइफ को पूरी तरह एक्सपीरियंस कर लें। और इस वाली साइड को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। पर ये था वीडियो प्योर इमॉर्टैलिटी पे। तो क्या हो अगर कार्टून्स रियल लाइफ में होते तो फिर क्या हमारा वर्ल्ड बारबी जैसा होता या फिर ओपेनहाइमर जैसा? क्या दुनिया एक बेहतर जगह होती या फिर बेकार जगह? तो मान लिया कि हर कार्टून रियल नहीं हो सकता, पर हम में से कई लोगों ने हमेशा इच्छा की है कि काश ओमनिट्रिक्स असली होती और मुझे मिल जाती। वो बात अलग है कि तुम होमलैंडर के फैंस ओमनिट्रिक्स डिजर्व भी नहीं करते, पर ये तो छोटी मोटी चीजें हैं जिन्हें हम लाइव एक्शन में देख चुके हैं। इनसे हमारी दुनिया में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बेन 10, डोरेमोन ये सब ऐसे कार्टून या एनिमे हैं जो ऑलरेडी हमारे रियल वर्ल्ड से सिमिलर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, बस कुछ एडवांस टेक के साथ जिसे हर कोई इंसान भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा पुराना कार्टून या एनिमे है हमारे बचपन का जो परफेक्ट एग्जाम्पल है इस वीडियो के लिए। ऐसा सो जो पूरे रियल वर्ल्ड को तो अफेक्ट करे ही साथ उसे तुम सब ने भी देखा हो। तो मेरे दिमाग में आया पोकेमॉन, क्योंकि अगर देखा जाए तो पोकेमॉन का वर्ल्ड हमारे जैसा हो के भी डिफरेंट है। बस सारे जानवरों को पोकेमॉन से बदल दो और तैयार है हमारा आज का टॉपिक। तो हम सब ने बचपन में ये सपना तो देखा ही है कि कहाँ स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, 10-12 साल के तो हो ही गए हैं। काश की पोकेमॉन्स रियल होते तो अभी एक पिकाचू पकड़ के चल पड़ते एडवेंचर पर, लेकिन वहीं तुम गलत हो। रियल लाइफ में पोकेमॉन 3 तरीके से यूज होंगे। तो बिल्लियों और कुत्तों की तरह कई पोकेमॉन होंगे जो रियल लाइफ में भी पेट्स बन के रहेंगे, जिनकी पावर्स उतनी खतरनाक नहीं होगी। दूसरे होंगे वो पोकेमॉन जिन्हें साइंस एक्सपेरिमेंट और लड़ाई में यूज किया जाएगा। और लड़ाई से मेरा मतलब ये नहीं है कि ओह मैं अपने पालतू जानवर को तेरे पालतू जानवर से लड़ा के प्रूव कर दूंगा कि क्यों मैं एक चैंपियन हूँ। वो बात अलग है कि ऐसी तैसी तो मेरे पिकाचू की हो रही, मैं तो पीछे खड़ा होके बस देख रहा हूँ ना। मेरा मतलब लड़ाई से था, वॉर में यूज होना। देश इन्हें वेपन्स के लिए यूज करेंगे, इनके प्रति कोई इमोशन नहीं होगा किसी का। बेसिकली जो चीज वो इंसानों के साथ भी करते हैं, उन्हें कुछ न्यू स्पेशल चीज मिले तो वो हम लोगों पर भी एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दें। वो बात अलग है कि अगर वो ज़ॉम्बी वायरस का एक्सपेरिमेंट करें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जैसा हमारी रियल लाइफ में जानवरों का हाल है, पोकेमॉन की पॉपुलेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। वो जंग में, एंटरटेनमेंट में और एक्सपेरिमेंट में यूज होंगे। और आखिरी तरीका है कि पोकेमॉन्स हम पर अटैक करेंगे। पोकेमॉन्स और एनिमल्स को जो चीज अलग बनाती है वो ये है कि मोस्ट पोकेमॉन बहुत स्मार्ट होते हैं और उनके पास पावर्स होती है, स्पेशली घोस्ट पोकेमॉन। तो अगर उन्हें लगता है कि ह्यूमंस उनके लिए खतरा है तो वो ह्यूमंस पे अटैक करेंगे, और ये स्मॉल अटैक्स धीरे धीरे अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसा आंदोलन में बदल जाएगा। इंसानों हमें अकेला छोड़ो टाइप। तो सीधी सी बात है कि रियल लाइफ में पोकेमॉन होना मतलब एक स्लो वायरस की तरह है जो दुनिया को बर्बाद कर देगा। अब अगर तुम्हें चलो मेरी बात पे भरोसा नहीं है, और होगा भी क्यों,
अगर पोकेमॉन स्टार्टिंग से इंसानों के साथ एग्जिस्ट करेंगे तो इंसान उनके साथ इतना बुरा बिहेव करेंगे ही क्यों, अपने ग्रीड के लिए। पर तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए मुझे खुद से कोई मनगढ़ंत कहानी बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो तुमने पोकेमॉन की ही तरह एक शो का नाम तो सुना ही होगा, स्लगटेरा। तो स्लगटेरा बेसिकली हमें यही तो बताता है कि अगर पोकेमॉन की दुनिया बच्चों वाली क्यूट क्यूट नहीं होती तो क्या होता अगर पोकेमॉन में जो टीम रॉकेट के बॉस वाली साइड है उसे और एक्सप्लोर किया जाता। तो जिन्हें नहीं पता, स्लगटेरा एक ऐसा शो है जिसमें पोकेमॉन की जगह स्लग्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हाई स्पीड में फायर करो तो एक वेपन में चेंज हो जाते हैं, जिससे प्लेयर्स आपस में बैटल करके कंपटीशन कर सकते हैं। पर ये सब बदल जाता है जब स्लग्स का यूज होने लग जाता है चोरी करने में, लोगों को धमकाने में, मर्डर करने में और बाकी दूसरे क्राइम्स। यहाँ तक कि जो एक क्रिमिनल होता है सीरीज का, जो मेन विलन, वो स्लग्स को म्यूटेट भी कर रहा था उन्हें ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। और उसे या किसी भी क्रिमिनल को फर्क नहीं पड़ता था कि ये म्यूटेंट बनाने से स्लग्स कितने टॉर्चर हो रहे हैं। और जी हाँ, ये एक बच्चों का कार्टून था और ये तो अर्थ पे भी बेस नहीं था। ये अर्थ के नीचे एक स्पेशल जगह पे था जहाँ की पॉपुलेशन भी उतनी नहीं थी, फिर भी स्लग्स के साथ क्या क्या हो रहा था। तो सोचो अगर यही चीज अर्थ पर होती तो, जहाँ बिलियंस ऑफ ह्यूमंस हैं और तो और कई ह्यूमंस इन वाइल्ड पोकेमॉन्स के हाथों मारे भी जाते, क्योंकि हर कोई ऐस तो है नहीं जो पिकाचू के बिजली के झटके खा खा के भी जिंदा रहे। उस ससुरे की ना तो उम्र बढ़ती है ना ही मरता है, पक्का वैम्पायर है साला। तो सीधी सी बात है, अगर कार्टून्स रियल लाइफ में होते तो वो बहुत डार्क और सैड वर्ल्ड होता। क्या हो अगर पूरी दुनिया में तुम अकेले इंसान बचो या फिर कोई इंसान ही ना बचे तो हमने कई एपोकैलिप्स पर मूवीज देखी हैं या गेम्स खेले हैं जहां किसी न किसी तरह अर्थ से लाइफ खत्म हो जाती है। पर आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक की, यानी क्या होगा अगर एक दिन इंसान इस धरती से ही गायब हो जाएं तो। अब तुम्हारे कमेंट्स देखते हुए मैंने 3 सिनेरियो बनाए हैं, एक जिसमें एक लड़का और एक लड़की ही जिंदा बचेंगे, एक जिसमें तुम अकेले ही जिंदा बचोगे और एक जिसमें कोई इंसान ही जिंदा नहीं बचेगा। तो सबसे पहला ख्याल किसी के मन में आएगा कि अगर एक मेल और फीमेल जिंदा बच जाते तो दुनिया में तो लाइफ दोबारा से शुरू की जा सकती है, क्योंकि हमने एडम और ईव के बारे में तो न जाने कितनी बार सुना है कि कैसे इन दोनों ने मिलकर ही इंसानियत को शुरुआत दी थी। There are no more survivors. It's just us left. We have to repopulate the human race. But there is only one woman. ऑफ कोर्स ये चीज एवोल्यूशन की थ्योरी के अगेंस्ट जाती है, पर हाँ, 2 इंसान मिलके एक डिस्टोपियन सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, चाहे सारे इंसान एक दिन गायब हो जाएं, पर हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे शहर, हमारे इन्वेंशन सब कुछ अवेलेबल होगा उन 2 इंसानों के लिए। तो अगर वो दोनों स्मार्ट हैं तो वो अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हैं इस अर्थ पे बिना किसी प्रॉब्लम के। बच्चे करना या ना करना उनकी मर्जी है, पर प्रॉब्लम तब आएगी जब वो लोग उतने स्मार्ट नहीं होंगे। बेसिकली नेचर को सिविलाइजेशन के ऊपर टेक ओवर करने में भी कम से कम 200-300 साल लगेंगे, पर तब तक के लिए हम सब वही ह्यूमंस हैं जो पंखे की हवा में घर के बिस्तर पर पड़े हुए हैं। हम वही इंसान हैं जिनकी डेली लाइफ को इजी करने के लिए हर तरफ कोई ना कोई अवेलेबल है। हम वही इंसान हैं जो नेचर में ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर सकते, वरना कई चोट लगवा लेंगे या किसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे। तो सोचो, जब तुम अकेले इंसान बचे हो इस धरती पे और तुम्हें चोट लग जाती है, तो तुम्हें कोई बीमारी हो जाती है, तो तुम्हारी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। साफ पानी, साफ हवा की सुविधा करने वाला कोई नहीं है। और नॉन एक्टिव एनवायरनमेंट की वजह से जो नेचुरल चीजें हैं जैसे रेप्टाइल्स या फिर कीड़े या फिर और भी कई सारे क्रीचर्स, वो शहरों की तरफ बढ़ने लगेंगे। बेसिकली अगर तुम स्मार्ट नहीं हो, अगर तुम्हारी कोई प्लानिंग नहीं है, तो अकेले तो तुम सरवाइव करने से रहे। तो चांसेस हैं कि अगर अर्थ पे 2 बंदे जिंदा रहते हैं तो वो आपस में ज्यादा सरवाइव कर सकते हैं। पर अगर उन्होंने या तुमने लाइफ में कभी भी अपनी लाइफस्टाइल या अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा है, तो तुम्हारा सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। I mean, अभी डेंगू वगैरह फैलता है, वहीं हॉस्पिटल होते हुए लोगों की जान ले लेता है। कई नेचर सर्वाइवर्स को हॉस्पिटल बेड्स में टाइम निकालना पड़ता है बीमारियों की वजह से। लेकिन अगर कोई भी इंसान दुनिया में बचे ही ना, तब तो इसको ऐसे इमेजिन करते हैं कि अगर सारे ह्यूमंस गायब हो गए और कुछ टाइम बाद तुम्हें मौका मिले अर्थ को देखने, तो अर्थ किस हाल में होगी। तो सबसे पहली चीज जो तुम नोटिस करोगे वो है साइलेंस।
ह्यूमंस और हमारी क्रिएशन इतनी ज्यादा आवाज करती है कि एनवायरनमेंट में साउंड वेव्स को अगर हम देख पाएं तो हमें दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स जाल दिखेगा, पर फिर इतना सन्नाटा होगा कि तुम पानी की बूंद तक सुन लोगे। फिर तुम नोटिस करोगे कि आसमान और ब्लू हो गया है। जो एनवायरनमेंट की लेयर है उसने पूरी अर्थ को फिर से कवर कर लिया है। बादल अब अलग दिखने लगे हैं, वो ज्यादा क्लियर और वाइट हैं, और जो धूल मिट्टी हम हवा में देखते हैं उसका नामो निशान तक नहीं है। पावर प्लांट्स और वाटर प्लांट्स बंद हो जाएंगे, तब भी तुम नोटिस करोगे कि कोई भी चीज ऐसी नहीं दिख रही जैसे उसमें गंदगी छा गई हो। क्योंकि देखो, नॉर्मली जो हमारे घर होते हैं उनकी हवा हमारी वजह से या फैंस या एसीज की वजह से मूव करती रहती है, पर जैसे ही हम गायब होंगे पावर्स चली जाएगी तो एनवायरनमेंट की हवा भी एक जगह पे रुक सी जाएगी, और उसकी वजह से हवा में जो डस्ट होती है वो सरफेस पे आराम करेगी और नेचर बाहरी एनवायरनमेंट को कवर कर लेगा। और सबसे बड़ी बात, इतने साइलेंस में अगर तुम्हें कुछ सुनाई देगा तो वो है कीड़ों की आवाज। बेसिकली हमारी रोज की हलचल से बग्स जो होते हैं वो मोस्टली बाहर नहीं आते, कुछ को छोड़कर। और अगर कुछ हजार साल बीत जाए तो ये डिस्टोपिया हो जाएगा, पुराने रोम की तरह बस खंडहर बचेंगे। बाकी अगर कुछ यूनिक होगा भी जो अभी नहीं होता तो वो है कि जो हमारी बनाई हुई सैटेलाइट्स हैं उनमें से जो लो ऑर्बिट में है वो बंद होके क्रैश होके एटमॉस्फेयर में जल जाएंगे और उनकी हड्डियां नीचे गिरेंगी, और जो अपर ऑर्बिट में है वो बंद होके मून की तरह बस ऑर्बिट में ही रहेंगी जब तक कि सूरज सब कुछ तबाह नहीं कर देता। पर ये टॉपिक पे कभी और बात करेंगे। बेसिकली इंसानों का गायब होना नेचर और अर्थ के लाइफ स्पैन को लाखों साल बढ़ा देगा और अर्थ वापस वही खूबसूरत एनिमल किंगडम में बदल जाएगी जो पहले थी। बाकी तुम बताओ कि तुम्हें कौन सी वाली एपोकैलिप्स चाहिए? तुम और तुम्हारी क्रश को छोड़ के सबका गायब हो जाना, या ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स, या रोड मूवी जैसा कुछ? कमेंट में जरूर बताना। Why suicide is a problem? तो मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले ही तुम्हें एक वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है खुद को मारने के ऊपर, बल्कि मैं आज तुम्हें एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत यूनिक है और शायद तुम्हारे लिए रिलेटेबल भी है। तो तुमने कभी हॉरर ऑफ डिसेप्शन के बारे में सुना है? डिसेप्शन का सीधा सा मतलब होता है धोखा, पर ये इतना सिंपल नहीं है। तो हमने लाइफ में डिसेप्शन कई बार महसूस किया है। हम जिस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं उसी से हमें धोखा मिलता है। हर रास्ते पर, हर गली में, घर वालों से लेकर सरकार तक रोज हमें धोखा मिलता रहता है, जो धीरे धीरे हमारे अंदर ये छेड़ करता जाता है कि हम अपना भरोसा लोगों पर डालना ही छोड़ देते हैं। पर क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर टॉपिक को बताने का बेस्ट तरीका है कहानी का यूज करना, तो आज मेरे पास मल्टीपल स्टोरीज हैं डिसेप्शंस की, जैसे SCP फाउंडेशन। अब अगर तुम मेरी तरह हॉरर फैन हो या सेक्स से भरी फेक हॉरर मूवीज देख के थक चुके हो तो तुम जानते ही हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। SCP फाउंडेशन एक ऐसी बड़ी कंपनी है जो कई साइंस एक्सपेरिमेंट करती है। इन एक्सपेरिमेंट के चलते वो कई तरह के क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स बना चुकी है, जिनमें से कई जानलेवा हैं और कई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लोगों का अचानक गायब होना, मर्डर होना, एक छोटी बच्ची का अपने भाई को बेरहमी से मार देना और 5 मिनट बाद बोलना कि उसे कुछ पता ही नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। SCP हमारे चारों तरफ है। हर कुछ टाइम में इनकी कैश से कोई एक SCP मॉन्स्टर्स भाग जाता है। तो ये फाउंडेशन गवर्नमेंट के साथ मिलके लोगों की यादें भुलाने से लेकर हर सबूत मिटाने तक कुछ भी करती है अपने आप को छुपाए रखने के लिए। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले तक एलियंस का सच हमसे छुपाए रखा था, पर कई थ्योरीज फिर भी एग्जिस्ट करती थी। तो ये है डिसेप्शन। जो लोग इस दुनिया को चला रहे हैं, जिन पर हमने हमारी लाइफ डाल रखी है कि हाँ वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, उन्होंने हमें बस एक बड़े से झूठ में कैद कर रखा है। पर सबसे बड़ा डिसेप्शन होता है पर्सनल डिसेप्शन। जैसे तुम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ सालों से रह रहे हो, तुम किसी बाहर वाले पे भरोसा भी करते, पर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए बुढ़ापे की लाठी जैसे हैं, हर कदम में तुम्हारा साथ देने वाले, पर तुम्हें पता चले कि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं ही नहीं। वो एक्टर्स हैं जिन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को मार के उनकी जगह ले ली है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पेरेंट्स, बेस्ट फ्रेंड, साथी। जब तुम किसी के ऊपर भरोसा करते हो और तुम्हें पता चले कि इतने टाइम से जो कुछ भी तुमने एक्सपीरियंस किया है वो झूठ था और वो एक डर में बदल जाता है। एक बहुत पुराना सेंटेंस है किसी राइटर का कि डेविल की सबसे बड़ी ट्रिक यही थी कि उसने लोगों को मना लिया था कि वो एग्जिस्ट नहीं करता।
पर अगर तुम आज के जमाने को देखो तो उससे भी बड़ी ट्रिक होगी कि डेविल ने तुमको कन्विंस कर लिया है कि वो तुम्हारा दोस्त है। और यही हुआ था ब्लडबॉर्न में, एक गेम जहां तुम्हारा काम होता है चर्च के लिए मॉन्स्टर्स को मारना, पर तुम्हें पता चलता है कि चर्च ने तुमसे झूठ बोला है, तुम उसके पर्सनल हत्यारे बन गए हो। चर्च खुद बंद दरवाजों के पीछे मॉन्स्टर्स क्रिएट कर रहा है जिसने हर देश गली मोहल्ले में अंधकार फैला दिया है, और तुम्हारी मौत ही तुम्हारी आखिरी मंजिल है। ये है डिसेप्शन, जहां झूठ के असर में ना सिर्फ तुम अपनी पर दूसरों की लाइफ भी बर्बाद कर दो। और आखिरी डिसेप्शन है जहां तुम डिसीव होके भी भरोसा नहीं करते, जहां तुम खुद को डिसीव कर लेते हो, जहां तुम्हारा दिमाग उस झूठ को ही सच की तरह जीने लगता है। जैसे कि मैं महीने में सिर्फ एक बार अगर पीऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर डिसेप्शन खुद में उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी डिसेप्शन के टूटने के बाद आती है। हर इंसान की फितरत है सच को जानने की कोशिश करना, पर अगर मैं यहाँ बोलूं कि हम इतने ज्यादा डिसेप्शन में जिंदा रहते हैं कि अगर सारे झूठ का सच कल को हमें पता चल जाए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमारा वही हाल होगा जो फ्री गाय में रियान रोनाल्ड्स का हुआ था, क्योंकि हमारा पूरा वर्ल्ड ही डिसेप्शन से भरा हुआ है। और इसीलिए ओमोरी एक 10 में से 10 गेम इतना स्कैरी क्यों है, क्योंकि उसमें हम धीरे धीरे इतने झूठ का पर्दा खोल देते हैं कि हमें सच से ही नफरत होने लग जाती है। तो हॉरर ऑफ डिसेप्शंस बेसिकली ये है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें हम इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकते। और डिसेप्शन से बाहर निकलने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो है नफरत, अकेलापन, अंधेरा और सुसाइड। और अब आते हैं फर्स्ट लाइन पे, तो सुसाइड एक खुद डिसेप्शन जिसमें इंसान खुद को डिसीव करता है कि अगर उसने ये कदम उठाया तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन मौत खुद में एक मिस्ट्री है, तो मौत में भी तुम डिसेप्शन से बाहर नहीं निकल सकते। तो तुम्हारे पास दो ही तरीके हैं, या तो कोई धोखा इतना बड़ा मिले तुम्हें कि तुम जीने की वजह खो दो, या फिर इस डिसेप्टिव वर्ल्ड का पार्ट बन जाओ। तो ये था हॉरर ऑफ डिसेप्शन। इसमें मैंने जो गेम्स और स्टोरीज मेंशन की हैं उन पे खुद पे घंटों बड़े वीडियोस बन जाएं, तब तुम्हें ये चीज और डिटेल में समझ आएगी, पर वो किसी और दिन करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें एक्चुअल हॉरर टॉपिक या स्टोरीज पे वीडियोस चाहिए इसी यूनिक फैशन में जैसे हम पिछले कुछ टाइम से बना रहे हैं, तो हॉरर कमेंट जरूर करना। तो ये तो तुम समझते ही हो कि अगर रियल लाइफ में सुपर पावर्स वाले बंदे हुए तो हमारी लाइफ मार्वल या डीसी के जैसी ना होके दी बॉयज जैसी होगी। तो ये वाक्य तो तुमने हर किसी के मुंह से सुना ही होगा, और मोस्टली लोग इसे सच भी मानते हैं, चाहे वो तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स हो या तुम्हारे पास बैठा तुम्हारा दोस्त। लेकिन ये उतना भी सच नहीं है, और सुपर पावर्स कॉमन होने के बाद भी ये दुनिया दी बॉयज जैसी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आज इसी पे बात करते हैं। अब तुम ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन हाँ, दी बॉयज के फैंस से थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चलो मान लेते हैं कि एटलीस्ट हर कंट्री में कुछ दर्जन लोगों को अलग अलग सुपर पावर्स मिल जाती है। How's your chicken? Can you please stop staring at my boobs? और हाँ, तुम भी उन लकी बंदों में से एक हो सकते हो। तो दी बॉयज वाला लॉजिक लगाने का मतलब है कि 90% सुपर पावर वाले बंदे निगेटिव होंगे, वो कोई अच्छा काम नहीं करेंगे और बुरा काम करने से उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। और ये कुछ हद तक सच भी लगता है जब तुम अपने आसपास की दुनिया को देखते हो। तो क्राइम हर जगह हद से ज्यादा है, जरा सी बाइक टच हो जाने पर लोग सड़कों पर एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, और रिलीजन से लेकर पैसे तक हर किसी चीज पे लड़ाई चल रही है। पर दी बॉयज वाला यूनिवर्स बनने का मतलब है कि सुपर पावर्स बस प्रॉपर क्रिमिनल्स को मिले, तो जो कि एक रेयर चांस है। अब तुम बोलोगे कि पावर्स मिलते ही कोई सिंपल इंसान भी बुरा बन सकता है, क्योंकि इतनी पावर उसके सर पर चढ़ सकती है, जो यस बिल्कुल पॉसिबल है। पर अब बात करते हैं रियलिटी की, जो प्रूव कर देगा कि सुपर पावर्स असली होती तब भी अपनी अर्थ मार्वल या डीसी की तरह होती, ना कि दी बॉयज की तरह। तो हम ह्यूमंस में एक इमोशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और वो है अप्रिशिएशन का। हम रोज छोटी से छोटी चीज भी अगर अचीव करते हैं, तो अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे पार्टनर या हमारे साथ काम करने वाला अगर थोड़ा सा भी हमें प्रेस कर देता है, तो हमारा ईगो बड़ा हो जाता है और हम इम्प्रेसिव काम करना चाहते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा इमोशन हमारे अंदर होता है वो होता है गिल्ट का। तुम्हें कहीं कोई वॉलेट पड़ा मिल गया, तुम्हें नहीं पता कि वो किसका है, पर तुमने उसमें से पैसे निकाल लिए, तो तुम्हें गिल्ट फील होगा।
तुम किसी बुरा करने वाले के साथ भी बुरा करो तब भी थोड़ा सा ही सही, लेकिन गिल्ट तो जरूर होगा तुम में। हम किसी को कुछ बोल दें तो कई बार सोचते हैं, इवन जो तुम्हारे अंदर आवाज होती है कि 5 रुपए की चीज ही तो है, सामने वाले को क्या ही फर्क पड़ेगा। खुद को संतावना देना भी गिल्ट है कि तुम खुद को भरोसा दिला रहे हो कि तुमने जो किया है उसका कोई बुरा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्पेशली हम बड़े ऐसे ही हुए हैं जहाँ हर छोटी से छोटी चीज पे हमें गिल्टी फील कराया जाता है। I'm dying very soon. Yes. I'm sorry. Could you stay with me? I'm scared. Lord knows, kids like Henry need a hero. Courageous, self-sacrificing people, setting examples for all of us. I believe there's a hero in all of us that keeps us honest. Jack, climb now! I can't! Yes, you can! पर लाइफ में हार्डली कभी हमारी तारीफ की जाती है तो हम गिल्ट से दूर रहने की और तारीफ के पास जाने की कोशिश करते रहते हैं। और जी हाँ, ये कॉमन ह्यूमन ट्रेट है। तो हमारा ब्रेन ही ऐसे प्रोग्राम्ड है कि अगर हमें सुपर पावर्स मिल गई तो तुम कोई भी निगेटिव काम करने से पहले 10 बार सोचोगे और कोई भी अच्छा काम बिना सोचे कर दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि अच्छा काम करते ही तुम्हें तारीफ, फेम और गर्लफ्रेंड भी मिल सकती है। तो इवन अगर तुम स्टार्ट निगेटिव से भी करो तो तुम्हें आधे रास्ते से ही पता चल जाएगा कि तुम अच्छा काम करके भी ये सब अचीव कर सकते हो, वो भी पॉपुलैरिटी के साथ, जहां हर दूसरा तुम्हारी जान का दुश्मन नहीं होता। मार्वल और डीसी बेसिकली हीरोज को बहुत ड्रामेटिक तरीके से दिखाते हैं, इसलिए हमें लग सकता है कि हीरो बनना फायदे का सौदा नहीं है। पर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे या थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम्हें पता है कि हाँ, फायदे का सौदा क्या है। सुपर पावर्स के साथ टोनी स्टार्क बनना आसान है पीटर पार्कर बनने से, पर ऑब्वियसली ये भी सच है कि हर कोई इतना स्मार्ट नहीं होता और हर किसी के दिमाग में गिल्ट नहीं होता। तो अगर तुम मार्वल डीसी को देखोगे तो सारे सुपर विलन्स और नहीं तो क्या हैं, वो वही हैं जिन्होंने सुपर पावर्स मिलने के बाद नेगेटिव पाथ को चुना। उनमें से बहुतों ने भी आधे रास्ते में अपनी साइड्स बदली है। तो मेरे दोस्त, हाँ, अगर रियल लाइफ में सुपर पावर्स अवेलेबल होती तो मार्वल डीसी ही स्टिल क्लोजेस्ट थिंग होती, जहाँ कुछ निगेटिव साइड पे जाएंगे और कुछ टोनी स्टार्क वाली साइड पे। दी बॉयज वाली रियलिटी बस ऐसी है कि हाँ, रियल लाइफ में आर रेटिंग होगी, PG-13 नहीं। तो मार्वल डीसी की कॉमिक्स में भी आर रेटेड यूनिवर्स तो है ही, पर दी बॉयज का सिंपल सा मेथड तुम देख ही चुके हो। इसमें किसी भी सुपर पावर वाले बंदे के पास फ्री विल नहीं है, उन सब को एक कंपनी ने बनाया है और वो कंपनी ही उनको संभालती है। वो कंपनी बुरी है इसीलिए वो सब भी बुरे हैं, और जो उनमें से अच्छे हैं वो कंपनी उन अच्छे बंदों को दबा देती है या मार देती है। तो दी बॉयज का तो कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो जाता है। तो पॉइंट वहीं आ जाता है कि अगर रियल लाइफ में सुपर पावर्स हुई तो मार्वल डीसी जैसा ही होगा, जहां अभी जैसा चल रहा है 3 टाइप के ग्रुप्स होंगे, गुड पीपल, बैड पीपल और जो लोग बस पैसे से मतलब रखते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां और पॉलिटिशियंस। बाकी तुम इस बारे में क्या सोचते हो वो भी कमेंट में बताना, और ये भी बताना कि अगर तुम्हें कोई सुपर पावर मिले तो कौन सी सुपर पावर लेना चाहोगे। कोई हाई स्कूल DHD मत बोलना। तो क्या तुम ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स सरवाइव कर सकते हो? I don't think that guy was a zombie. I know. The perfect murder. तो रियलिटी में ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर तुम ज़ॉम्बी फैन हो मेरी तरह तो तुम जानते ही हो कि कहानियों में इंसानों के ज़ॉम्बी बनने के 2 ही रीजन दिए गए हैं। पहला है वायरस, एक हवा या पानी में वायरस मिल जाता है जिसके कांटेक्ट में आने से तुम ज़ॉम्बी बन जाते हो। और दूसरा तरीका है फंगस, बेसिकली किसी तरह का पौधा जो ह्यूमन से कनेक्ट में आने पर उन्हें अपना घर बना के उनकी ब्रेन में कंट्रोल कर लेता है। वायरस वाले सिनेरियो में ज्यादा चांस होते हैं कि अगर किसी ज़ॉम्बी ने तुम्हें बाइट कर लिया तो तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगे, और फंगस वाले सिनेरियो में तुम ज़ॉम्बी भी बन सकते हो या फिर तुम मारे भी जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उतनी सूटेबल नहीं थी। अब वायरस वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी वायरस हमारी बॉडी को इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकता जैसे ज़ॉम्बीज में दिखाया गया है। फंगस कर सकता है क्योंकि वो हमारे ब्रेन में कैंसर सेल्स की तरह अपने मशरूम सेल्स उगा सकता है।
तो मेरे दोस्त, अगर रियल लाइफ में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने का कोई तरीका है तो वो ये कि ह्यूमंस किसी तरह से कोई ऐसा सेंटिएंट जीव बनाए जो हमारे ब्रेन को मार के खुद उसका कंट्रोल ले ले। पर तुम सोचोगे कि ज़ॉम्बीज बनने के बाद लोग बस एक दूसरे को खाने क्यों लगते हैं? तो ज़ॉम्बी बनने का सीधा सा मतलब है कि तुम्हारा ब्रेन और थिंकिंग पावर मर चुकी है। तुम बस एक चलती फिरती बॉडी हो और ब्रेन अगर सोचेगा नहीं तो वही करेगा जो उसका बेसिक फंक्शन है, यानी बॉडी को खाना प्रोवाइड करना ताकि बॉडी सरवाइव कर सके। और यही वजह है कि ज़ॉम्बीज बस खाने के पीछे पड़े रहते हैं। पर कोई भी ज़ॉम्बी ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता क्योंकि हमारी बॉडीज को रोड पर धक्के खाने की आदत नहीं है। सूरज की गर्मी, कीटाणु और भी कई चीजें हैं जो हमारी बॉडी को सड़ा देंगी। तो अगर डाइंग लाइट गेम की तरह अगर ज़ॉम्बीज जल्दी से इवॉल्व होते हैं एक मॉन्स्टर में तो तुम 2-3 साल सरवाइव करोगे, जिसमें मोस्टली ज़ॉम्बीज खुद ही मर जाएंगे। तो ये तो थी ज़ॉम्बी बनने वाली बात, लेकिन अब बात करते हैं तुम्हारे सरवाइव करने पे। तो सबसे बड़ा डाउट तो अभी दिमाग से निकाल दो तुम कि पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज से भरी होने वाली है, क्योंकि किसी महान इंसान ने एक बार कहा था कि जब तक सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। रियल लाइफ में हमारी दुनिया रेजिडेंट इविल जैसी होगी, मूवी नहीं लेकिन गेम्स की तरह। तो गेम्स में ऐसा है कि ज़ॉम्बीज की शुरुआत जिस शहर से हुई, गवर्नमेंट ने उस शहर को ही बॉम्ब से उड़ा दिया ताकि वो वायरस और ज़ॉम्बीज उस शहर से बाहर ना आ सकें। ऑफ कोर्स इससे पहले उन्होंने शहर के लोगों को बचाने की कोशिश की और यही रियल लाइफ में भी होगा। अगर अचानक से एक रात में आधी पॉपुलेशन अपने आप ज़ॉम्बी नहीं बनी तो गवर्नमेंट जहां से इसकी शुरुआत होगी उस जगह को ही खत्म कर देगी। पर लालची लोगों और वायरस के सर्वाइवल की वजह से रेजिडेंट इविल में अभी भी ज़ॉम्बीज हैं। कुछ देश बर्बाद हो चुके हैं लेकिन कई सारे देश पहले की तरह अपनी लाइफ बिता रहे हैं, क्योंकि मूवीज की तरह रियल में ज़ॉम्बीज को फैलने का चांस दिया ही नहीं गया। तो इससे ऑलरेडी तुम्हारे सर्वाइवल के चांस 50-50 हो जाते हैं कि तुम कहाँ रहते हो उस हिसाब से। पर चलो मान लिया कि तुम्हारी किस्मत के लंगर लगे हुए हैं मेरी तरह, जिस शहर में ज़ॉम्बीज फैले ससुरा तुम वहीं रहते हो, तो तुम कैसे सरवाइव करोगे? तो मेरे दोस्त, सबसे पहली चीज, किसी भी मॉन्स्टर से रिलेटेड एपोकलिप्स में घर में छुपे रहना सबसे बेवकूफी भरा काम है, क्योंकि तुम वहां रह के बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो कि या तो वो मॉन्स्टर मुझे ढूंढ ले या गवर्नमेंट इस जगह को ही उड़ा दे। और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो तुम भूख से मर जाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हुए बाहर निकलना, मतलब जैकेट्स और चीजों से खुद को कवर कर लेना और खुद की जो ह्यूमन स्मेल है उसे किसी और स्मेल से दबा देना, क्योंकि प्रॉब्लम बस ज़ॉम्बीज नहीं है पर उनकी वजह से शहर में काफी बीमारियां फैल चुकी होंगी। तुम खुद को चोट लगवा सकते हो और तुम्हारी इंजरी की वजह से कोई भी वायरस तुम्हारे शरीर में घुस सकता है। कई तरीके हैं बॉडी को मारने के, तो बॉडी को प्रोटेक्ट रखना बहुत जरूरी है। और एपोकलिप्स में शहर के अंदर कभी भी कोई भी व्हीकल यूज नहीं करना है, क्योंकि या तो सारे रास्ते जाम होंगे या फिर उसकी आवाज से तुम्हारे लंगर लग जाएंगे। तो एक साइलेंट वेपन और तुम्हारी शांति से निकल जाने की एबिलिटी ही तुम्हें बचा पाएगी। और हाँ, किसी भी सिचुएशन में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स ही नहीं पर रियल लाइफ में भी सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है साफ खाना, साफ पानी और मेडिसिन। बाकी अगर तुम चाहो तो हीरो बनने का ट्राई कर सकते हो। इंडिया में गन्स तो उतनी नहीं मिलेगी अगर तुम वासेपुर या मिर्जापुर में नहीं रहते हो तो फिर तुम्हारा सरवाइव करना मुश्किल होगा। पर स्टाइल में वर्जिन जाने की इच्छा है तो कौन रोक सकता है। बाकी अगर तुम्हें ज़ॉम्बी स्टोरीज पसंद है तो डेज गॉन चेकआउट जरूर करना। और तुम्हारी फेवरेट ज़ॉम्बी मूवी या गेम या शो कौन सा है उसका नाम भी कॉमेंट में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।